कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। दीपक जी, मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसे सेक्टर से जहां पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा बेरिशनेस रही है, आईटी। इस समय आपका क्या व्यू है यहाँ पर? अभी तक अनुज जो आए जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, तो उसमें एक्चुअली उतना मतलब नेगेटिवनेस भी नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 15% 17% उन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, पर कुछ कंपनीज दोनों मिड कैप में और कुछ लार्ज कैप में भी उनके रिजल्ट्स काफ़ी म्यूटेड थे, या फिर प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले में कम थे काफ़ी। तो आई थिंक एक अभी तक रिकवरी मतलब अक्रॉस द सेक्टर तो नहीं आया है। और एआई का इम्पैक्ट मतलब या चाहे आप कहिए एआई का इम्पैक्ट हो या फिर वॉर का इम्पैक्ट हो, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं वो अगर इम्पैक्ट कर रही हैं इस सेक्टर में, आई थिंक ग्रोथ का थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क है। और उस वजह से आई थिंक लोग अभी तक एटलीस्ट ज़्यादातर अक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, और स्टॉक प्राइसेस मूव बिल्कुल नहीं कर रही हैं इन कंपैरिजन। लेकिन आई थिंक बाय एंड ऑफ ईयर थोड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि चाहे एआई हो या फिर आईटी बजट्स हों, जिसकी वजह से शायद ऑर्डर फ्लो थोड़ा स्लो हो गया है, वो आई थिंक अगले साल में शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर। अब पिछले साल भी मैंने यही बोला था, लेकिन इस साल में इतने सारे इवेंट्स हो गए, जैसे हॉर्मस वॉर था, और फिर एआई कंपनीज में और एआई और ओपन सोर्स मॉडल्स जो आई उनमें जो वॉर्स हुए, उसकी वजह से और आई थिंक मॉडल हो गया। लेकिन अभी ऑफरिंग्स में एआई इंक्लूड करें, अपने खुद के रियल एस्टेट पे डेटा सेंटर क्रिएट करें, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी स्टार्ट हो रही हैं या फिर कुछ एक्चुअली कंप्लीशन में भी हैं। और कुछ कंपनीज अपने कस्टमर्स के लिए एआई डेटा सेंटर्स बना रही हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेनिफिट इन आईटी कंपनीज को मिल रहा है। लेकिन आई थिंक अनदर ईयर, एटलीस्ट एक और साल लगेगा बिफोर ग्रोथ वापस आए। तो आई थिंक ध्यान से ही एक्यूमुलेट करना चाहिए, और उन कंपनीज को जो एआई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रही हैं, ना कि पूरे सेक्टर को। आप मतलब पूरे सेक्टर को एक तरह से ना देखें, आप उन कंपनीज में को फोकस करें जिसमें एआई का इम्पैक्ट उनके लिए एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। अच्छा दीपक जी, ये अभी तक मतलब अभी बात हो गई अर्निंग्स की, आईटी की, और अर्निंग्स में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है पीएसयू बैंक्स पर, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी बहुत ही प्रथम दृष्टांत ही होगा अगर आप देखें, जो भी आप कुछ बोलेंगे, इट्स आई मीन अभी तो बिग बॉय आईसीआईसी ये एसबीआई बाकी है, बट मोर और लेस क्या सेंस लगा आपको इन दोनों नंबर्स को देखने के बाद? और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि इमीडिएट रिएक्शन तो अच्छा था, आपका सेंस क्या कह रहा है पीएसयू बैंक्स पे? तो आई थिंक ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडस्ट्री में अब 18% के करीब होने लगी है अक्रॉस ऑल द बैंकिंग सिस्टम। इसमें मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स इसमें कई मतलब काफ़ी बड़े हैं, कि छोटे छोटे बैंक्स भी अब 8 लाख 10 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स लेके बैठते हैं, तो काफ़ी मतलब उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ दो चीज़ें। एक तो एनपीएस कम हो गई है, प्रोविजनिंग कम हो गई है, और दूसरा जो उनके रेवेन्यूज़ हैं और क्रेडिट ग्रोथ है उसकी वजह से इंटरेस्ट इनकम भी थोड़ा मतलब 10-12% के करीब ही होगा इस बार। पर अगले क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में इससे आई थिंक एक और मतलब 15% 16% के करीब आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। तो आई थिंक बैंकिंग सिस्टम इस बार एटलीस्ट डिसेंट करना चाहिए उनको। ट्रेजरी लॉसेस जो थे पिछली बार, अब थोड़े से प्रॉफिट्स नजर आने लगे हैं, क्योंकि इंडिया बॉन्ड के यील्ड्स काफ़ी कम हो गए थे। आई मीन लास्ट मंथ एंड में 6.6 6.7 के करीब थे, तो आई थिंक उस वजह से उनके ट्रेजरी में भी जो पिछले क्वार्टर में लॉसेस हुए थे, आई थिंक वो थोड़े से रिवर्स होंगे। और दूसरी और एक और बात यह है कि आई थिंक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गोल्ड लोन सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और इन्होंने 5 साल पहले यहाँ पे सिर्फ 30,000 करोड़ बैंकिंग सिस्टम ने गोल्ड लोन्स पे के मतलब गोल्ड लोन्स का साइज सिर्फ 30,000 करोड़ था अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। अब 5,14,000 करोड़ का वो एयूएम बढ़ गया है बैंकिंग सिस्टम में, और उसमें मुझे लगता है कि सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। तो मुझे
इन दोनों को देख के एटलीस्ट इस क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए और अगले क्वार्टर में भी शायद डिसेंट आने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो शायद मैनेजमेंट कमेंट्री में नजर आएगा, पर अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया है कि हमें ज़्यादा रिस्क नजर आए यहाँ पे। ओके, पीएसयू बैंक्स और ये स्पेस को लेकर आपकी राय होगी। दीपक जी, एक हॉट स्पेस जो आज बना हुआ है ये पूरा ईएमएस स्पेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, सिरमा सभी की बात कर लें, खबर भी थी पॉजिटिव, 62,500 करोड़ की नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का स्कीम का ऐलान हुआ है और खबर पर मुहर लगी सीएनबीसी आवाज़ की। आप ईएमएस स्पेस को अब कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या यहाँ पर आपका एक्सपोजर बढ़ा है और क्या बढ़ाने का सोच रहे हैं? क्या नजरिया है यहाँ पर? यहाँ पे अभी हमारा कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है श्रेया जी, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा करेगी। थोड़े से वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम है क्योंकि सारी कंपनीज बहुत रिचली वैल्यूड हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ग्रोथ भी है। तो आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक पोजीशंस लॉन्ग टर्म अगर लिया जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 50% गिर सकते हैं और फिर 50% वापस ऊपर भी आ सकते हैं। इसमें वो थोड़ा सा डरावना सा, मतलब जिस तरह से वो स्टॉक मूवमेंट्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए आई थिंक वो ज़्यादा एप्ट नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया में ईएमएस एज अ इंडस्ट्री ग्रो बिल्कुल ही करेगी, क्योंकि आई थिंक दो चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक है कि इंडिया ने डिसाइड किया कि ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे करना चाहिए। आप इंडिया के लिए ही बनाइए, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो फॉरेन कंपनीज जो चाइना से थोड़ा सा अगर कहीं और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो शायद इंडिया में आगे जाके और ऐसे प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी भी यहाँ ले आए, तो वो भी एक फ्रेश फ्लो और फ्रेश ऑर्डर फ्लो के हिसाब से आएगा। आई थिंक इनमें अभी कुछ इसमें प्लेयर्स हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ और भी करती हैं, पर आई थिंक इसमें ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स यहाँ से 2 गुना 3 गुना बढ़ेंगी अगले 5 साल में, और हमें लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करेगी। तो वैल्यूएशंस का एक ही फिक्र है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्या ये ग्रोथ दिखा पाए कि नहीं, लेकिन वो रिस्क लेते हुए आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार टोरेंट फार्मा का स्टॉक दिखाएंगे जरा। एकदम से मैं देख रहा था नीचे बजिंग स्टॉक्स में, एकदम से स्टॉक में वर्टिकल मूव आया। ये देखिए क्या एकदम से मूव, और 2 मैसिव कैंडल्स बनी यहाँ पर, और करीब 100 रुपये का मूव, 100 रुपये से ज़्यादा का मूव, एक्चुअली ऑलमोस्ट 200 रुपये का मूव आया है पिछले 5 मिनट में यहाँ पर टोरेंट फार्मा में। पता नहीं कोई न्यूज़ आई है नहीं, लेकिन एकदम से मूव आया है यहाँ पर। ये दीपक जी, फार्मा स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? फार्मा में सबसे, हमारा फ्लेक्सी कैप फंड में अब सबसे बड़ा पोजीशन फार्मा ही है, फार्मा एंड हेल्थ केयर। लेकिन वहाँ आई थिंक वो इसलिए क्योंकि वो फैक्टर ड्रिवन स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें। एक तो प्राइस मोमेंटम है, दूसरा इनकी जो स्टॉक्स की अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। रिलेटिवली डेट इनमें कम होता है इन कंपैरिजन विद देयर ओवरऑल इक्विटी। एंड सेक्टर एक तरह से दो चीज़ें इसमें, एक R&D भी होती है, तो इन दैट सेंस दे ओन सम मेनी कंपनीज इन द स्पेस। यहाँ पे उनके खुद के पैटेंट्स होते हैं या फिर खुद की टेक्नोलॉजी होती है। और दूसरी बात ये कि वो डॉलर के जो जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो फार्मा कंपनीज हैं, उस एक्सपोर्ट का आई थिंक उनको फ़ायदा इसलिए मिलता है कि रुपये अब 96 पे है, तो उतना जो डिफरेंशियल है वो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंपेयर टू IT कंपनीज। IT कंपनीज में रुपये के डिफरेंशिएशन का कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली कोई क्लॉज होता है कि आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। फार्मा में उतना कॉमन नहीं है कि सारा जो बेनिफिट है वो शेयर किया जाए। लेकिन इस वजह से आई थिंक ये अच्छा भी कर रही हैं, और करेंटली सेक्टर डिसेंट है। आई थिंक न्यूज़ फ्लो की वजह से कुछ कंपनीज बेटर करेंगी। मुझे पता नहीं क्यों एक कंपनी सडनली अगर उठी है, कोई न्यूज़ है या ऐसा कुछ, लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर आई थिंक पहले डिफेंसिव हुआ करता था, अब थोड़ा सा ऑफेंसिव में आ गया है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।